कोनिचिवा भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो यारो आज हम प्लंडर के एपिसोड 14 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर इससे पहले अगर तुम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे है वो पहले देख लो। प्लंडर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और जिन्होंने देख लिया है एंजॉय। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम लिन और हिना को देखते हैं। हिना लिन से बोलती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बोलती तो है पर वो कुछ भी समझ नहीं पाती आखिर ये क्या चीज है। लिन हिना को समझाते हुए बोलती है कि उन लोगों को सभी टीचर से पहले उस ठगी को पकड़ना होगा वरना पूरे क्लास को सजा मिलेगा और यही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी री तो टोकीकाजी को चिल्लाते हुए बोलता है कि वो सब चीजें उसने किया है। टोकीकाजी कुछ भी समझ नहीं पाता। री तो बोलता है कि उन लोगों को अपराधी के पकड़ने की उम्मीद छोड़ देना चाहिए क्योंकि खुद कैप्टन एलन जो ना कर सके तो उन लोगों को भी ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वो लोग उसको पकड़ सकते हैं। पर सभी को सजा मिलने से बचाने के लिए उन लोगों को एक बलि का बकरा चाहिए। री तो इसलिए उस बलि का बकरा होने के लिए तैयार है। वो सभी के सामने झूठ बोलेगा कि उसी ने ये सब किया है। ये सुन के टोकीकाजी बोलता है कि उसको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे पता है कि री तो ऐसा नहीं कर सकता। पर री तो टोकीकाजी को बोलता है कि थोड़ी देर के लिए वो इस बात को सीक्रेट रखे। अब री तो टोकीकाजी को बोलता है कि वो उस अपराधी को ढूंढने की कोशिश ना करे। और ये बातें सुन के टोकीकाजी इमोशनल हो जाता है। इस बात के लिए टोकीकाजी मान जाता है। अब रात हो जाता है। री तो अब मन ही मन बोलता है ठीक है तो अब टोकीकाजी मेरे रास्ते में नहीं आएगा। और कैप्टन एलन को भी दूर रखने के लिए ऑपरेशन लव लेटर कामयाब रहा। लेकिन अब सेकंड लेफ्टिनेंट फिरेंजा बहुत ही खतरनाक है। तभी मिस फिरेंजा बोलती कि वो उस अपराधी का इंतजार कर रहे हैं। तभी री तो अंदर जाते हुए अपने मन ही मन बोलता है क्या मुझे हार मान लेना चाहिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, लड़कियां मेरा इंतजार कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि री तो लड़कियों के बाथरूम में सामने आ चुका है। वो बोलता है कि वो सामने से हमला करेगा क्योंकि यही उसका आखिरी चारा है। और ये सोचते हुए वो दरवाजे के अंदर जाता है पर वो देखता है कि असल में वो लड़कों का बाथरूम है। बहुत सारी लड़कियां तब अपराधी का इंतजार कर रहा था। और रिहितो को इस बाथरूम में आते हुए देख के वो लोग समझ जाते हैं कि रिहितो ही असली अपराधी है और वो सभी लोग उसको मारने लगते हैं। अभी हम बाहर पीली को देखते हैं जो कि फोन पे किसी को बता रहा था कि उन्होंने लड़कों और लड़कियों का बाथरूम वाला साइन बदल दिया। तभी लड़की पीली को शुक्रिया बोलती है कि पीली ने उनकी काफी मदद की इसलिए अपराधी को पकड़ने के लिए। जिसके बाद वो लड़की पीली को बोलती है कि पीली दोबारा साइन को सही जगह पर लगा दे। और पीली के साइन बदलने से पहले ही जेल नहाने चला आता है और वो मेंस बाथरूम में चला जाता है। ये उसे पता नहीं था कि पीली ने साइन बदल दिया है। और वो नहा के जैसे ही बाहर आता है उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी पीली और वो लड़कियां जेल के पास आ जाते हैं। इधर हम देखते कि रिहितो भागने की कोशिश कर रहा था पर तभी कैप्टन एलन रिहितो को पकड़ लेता है। अब कैप्टन सभी को बोलते हैं तो मैंने इसे पहले पकड़ा और जैसे कि हमने वादा किया था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स को एक जंगल के अंदर देखते हैं। सभी लोग समझ नहीं पाते कि उन लोगों को उधर क्यों भेजा गया है। तभी हिना सभी को बोलती है कि उसे लगता है कि यहाँ पर पहले कोई भी नहीं रहा है। तभी ये लड़की हिना से पूछती है कि वो ये सब कैसे जानती है। हिना इसके जवाब में बोलती है कि वो काफी समय से सफर कर रही है तो उसे इन सब चीजों के बारे में अच्छे से पता है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लिन बोलती है कि उनको पहाड़ों में फेंक दिया गया। ये सुन के रिहितो बोलते कि ये सब ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद ये लड़कियां फिर से रिहितो को मारने लगती है। मारते हुए वो रिहितो को बोलती है कि इसका कारण रिहितो है। पीले आप सभी को बोलते हैं कि शायद ये एक सर्वाइवल एक्सरसाइज है। ये सुन के जेल बोलता है कि अगर ये सच में वही है तो उन लोगों को पहले खाना और पानी इकट्ठा करना चाहिए और बाद में उन लोगों को आग लगाना चाहिए। तब ये लड़के डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले पानी इकट्ठा करेगी। तभी रिहितो एक नदी को दिखाता है बोलता है कि उधर बहुत सारा पानी है और ये देख के लड़के उस नदी की तरफ जाने लगते हैं। तभी रिहितो जानबूझ के उन्हें नदी में गिरा देता है। इससे वो लड़कियां पूरा भीग जाती है। वो लड़कियां समझ जाती है कि रिहितो ने जानबूझकर ये किया। रिहितो उन लड़कियों को बोलता है कि उन्हें जल्दी से बाहर निकलना चाहिए वरना उन्हें सर्दी लग जाएगा। ये लड़के समझ जाती कि रिहितो का इरादा कुछ ठीक नहीं है। रिहितो कैमरा लेके बोलता है कि वो लोग उसके पास आए। ये सुन के लड़कियां घबरा जाती है और थोड़ी देर बाद ये लड़कियां मान जाती है। वो लड़कियां रिहितो को बोलती है कि उन्हें किसी भी कीमत पर सोल्जर्स बनना ही होगा। इसके लिए वो लोग किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। रिहितो ये सुन के हैरान रह जाता है। ये लड़कियां बोलती है कि रिहितो ने कहा था कि उन लोगों के पास सोचने का मौका है कि उनको सोल्जर्स बनना है कि नहीं और उन्होंने सोच लिया है कि वो लोग सोल्जर्स बन के ही रहेंगे क्योंकि उनके पास और दूसरा कोई चॉइस नहीं है। और उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि उनको सोल्जर्स बनना ही है। और ये बोल के वो लड़की स्ट्रेप करने लगती है और रिहितो उनको ना देख के उसका जैकेट उस लड़की को पहना देता है। और रिहितो इन लड़कियों से माफी मांग के एक जगह पर बैठ जाता है। अब रिहितो इन लड़कियों से बोलता है कि क्या वो सच में सोल्जर बनना चाहता है क्योंकि एक सोल्जर बनने का मतलब है दूसरे लोगों को मारना। क्या वो लोग ऐसा कर सकते हैं। तब ये लड़की बोलती है कि वो लोग किसी को मारना तो नहीं चाहते और उनके पास सोल्जर्स बनने के अलावा और कोई चारा नहीं है क्योंकि उसके घर में 4 छोटे भाई हैं और अगर वो सोल्जर नहीं बनी तो उसका परिवार खाना ना मिलने की वजह से मारा जाएगा।
ये लड़की बार बार बोलती है कि वो किसी को मारना नहीं चाहती, पर उसके पास अपने परिवार को बचाने का और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर सोल्जर बनेगी। ये बोल के वो रोने लगती है। तभी वहाँ पे मेजर आते हैं और वो सभी को बोलते हैं, तो फिर तुम सभी को ऐसा सोल्जर बनना चाहिए जो किसी को नहीं मारता। तुम सब सोल्जर बन सकते हो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, लेकिन जब तुम लोग युद्ध के मैदान पर जाओगे तब तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम लोगों को ऐसा सोल्जर बनना होगा जो किसी को नहीं मारता। तुम लोग वही बन जाओगे। ऐसी बात नहीं है, पर ये एक ऐसी चीज है जिसको तुम अपने साथ लेकर आते हो रिहितो। पर क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तुम्हें बस अपने दुश्मनों से ज्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन मैं तुम लोगों को वहां तक ले जाऊंगा। अब मेजर इस लड़की को बोलते हैं, क्या तुम यही नहीं है जो तुम चाहती हो? ये सुन के ये लड़की बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो फिर से रोने लगती है। तो वहाँ पर सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो ऐसे सोल्जर्स बनेंगे जो जंग के मैदान पर किसी को नहीं मारता। रिहितो मेजर को इस बात के लिए शुक्रिया बोलता है। वो मेजर को मेजर शेयरमैन कहकर पुकारता है, पर मेजर बोलता है कि उसे अच्छा लगेगा अगर सभी लोग उसको टीचर कह के पुकारे, पर तभी सभी लोग मेजर को टीचर कह के ही पुकारता है। अब जेल बोलता है, ये एक रहस्यमय आदमी है। एक ऐसा सपना दिखाना जो कि असलियत से परे है। एक लालची बंदा जो एक नामुमकिन सपने को पूरा कर सकता है। एक आदमी जो नहीं मारता। रात के समय मेजर किताब को दबा के एक सीक्रेट जगह पर जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि जेल उसका पीछा कर रहा है। वो मन ही मन जमीन के नीचे सीक्रेट प्लेस के बारे में सोचता है। तभी जेल को एक कमरे से कुछ आवाजें आता है। जेल देखता है कि उधर लेकिन लेफ्टिनेंट फिरेंडा, कैप्टन एलन, मेजर शेयरमैन और एक और ऑफिसर है। इस ऑफिसर का नाम है डेविड। मेजर अब कैप्टन से बोलते हैं कि जंग का क्या हुआ। कैप्टन बोलते कि जंग जरूर होगा और सभी नेशंस जंग की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। मेजर ये सुन के समझ जाते हैं कि इस जंग को रोका नहीं जा सकता। तभी ऑफिसर डेविड बोलते हैं कि एल्थिंग्स को बस न्यूक्लियर वेपन्स ही नहीं पूरे जंग के ऊपर ही बैंड लगा देना चाहिए था, पर वो ऐसा कर सकते थे। तो ये सुन के मेजर बोलते हैं कि कोई नहीं जानते कि एल्थिंग्स कहाँ पर होते हैं, जिसके जवाब में डेविड बोलता है, वैसे मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। क्या आप चाहते हो कि सही समय आने पर मैं उन एल्थिंग्स को मार दूं? जिसके जवाब में कमांडर हाँ बोलते हैं और डेविड बोलता है कि इस काम से उसके जान खतरे में आ जाएगा और हो सकता है कि इस सब में वो मारा भी जाए। और इसके जवाब में कैप्टन एलन डेविड को बोलते हैं कि उन लोगों के पास डेविड का जेनेटिक इंफॉर्मेशन सुरक्षित है। जब वो लोग क्लोनिंग टेक्नोलॉजी बना लेंगे तब वो लोग डेविड को फिर से जिंदा कर लेंगे। डेविड बिना चिंता किए मर सकता है। तभी मेजर फिरेंडा से इस प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट करने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर कुछ चूहे ग्लास के केज में बंद है। मिस फिरेंडा आप सभी को बोलती है कि चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट सफल रहा, पर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। मेजर पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तब मिस फिरेंडा बोलती है कि इस अकेले चूहे ने सभी चूहों को मार दिया और वो भी अपने दांतों से। एक्सपेरिमेंट के बाद इस चूहे का बता बहुत ही ज्यादा वायलेंस हो गया और उसने सभी चूहों को मार दिया। मिस फिरेंडा बोलती कि इन चूहों का दिमाग इस एक्सपेरिमेंट को संभालने के लिए बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो शायद उन लोगों को अब ह्यूमन टेस्टिंग शुरू कर देना चाहिए। पर इसके जवाब में मेजर बोलते हैं कि वो अपने बच्चों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट नहीं करने देगा। जिसके बाद मेजर फिरेंडा को कुछ लाने के लिए बोलती है और हम देखते हैं कि फिरेंडा एक बैलेट लेके आती है और बैलेट को देख के जेल हैरान हो जाता है। तभी मेजर बोलते हैं, क्या होगा अगर हम इस बैलेट को इस चूहे को दे दें? कमांडर अब क्या कर रहे हो, रुक जाओ। और जैसे ही वो चूहा इस बैलेट को छूता है उसकी आँख पर्पल कलर का हो जाता है और वो तेजी से उस कमरे में इधर उधर मूव करने लगता है। इस चूहे की इस तेजी को देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो चूहा मेजर के ऊपर हमला करने वाला होता है और मेजर उसको जमा देता है। ये देख के जेल और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि मेजर के पास ऐसी ताकत आया कहाँ से, क्योंकि जेल ने तब नोटिस किया था कि उसके पास और कोई बैलेट है ही नहीं। इधर मेजर शेयरमैन कहते हैं कि वो ऐसे आर्मी बनाना चाहता है जो कि किसी को नहीं मारता। ये बोल के वो फिरेंडा को बोलती है कि वो इस रिसर्च को जल्द से जल्द कंप्लीट करे। इधर बाहर जेल मेजर के बारे में सोचने लगता है और अचानक मेजर के चेस्ट में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाता है। अभी कैप्टन एलन को किसी के नीचे बैठने की आवाज आता है और उसे शक होता है कि शायद बाहर उनकी बातें कोई सुन रहा था। तभी जेल के सामने एक बच्ची आ जाती है। वो बच्ची जेल को बोलती है कि जेल 5 सेकंड के बाद मरने वाला है। तभी कैप्टन एलन बाहर आते हैं पर वो देखते कि उधर कोई भी नहीं है। उसके बाद हम देखते कि वो छोटी सी बच्ची और जेल कमरे के अंदर है। ये लड़की बोलती है कि वो लोग इधर सेफ है। जिसके बाद वो लड़की जेल के सामने टेलीपोर्ट हो जाती है और उसी कमरे के एक बुक सेल के पास आ जाती है। जिसके बाद ये छोटी बच्ची जेल को बोलती है कि 7 मिनट 12 सेकंड बाद जेल इधर से बाहर निकल के लिफ्ट की तरफ बिना रुके भागते हुए जाए। ये सुन के लेफ्टिनेंट इस छोटी सी बच्ची को बोलती है कि आखिर वो कौन है। जिसके जवाब में ये बच्ची बोलती है, मैं हूँ एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट नंबर 7 और वो लोग मुझे नाना कह के पुकारती है। क्या नाना?
सच में ये तुम ही हो? मुझे फ्यूचर से एक लेटर मिला जहाँ पर लिखा था भविष्य में मैं किसी को भेजूंगी और मुझे उन्हें सिखाना होगा। सिखाना होगा? पर क्या सिखाना होगा? बहुत सी चीजें, पर चलो पहले खेलते हैं। तो तुम क्या खेलना चाहोगे? चलो घर घर खेलते हैं। तुम पापा बन जाना और मैं मम्मी बन जाऊंगी। क्या कहा तुमने? मैं फर्स्ट एज हूँ, मेरे पास टाइम में ट्रेवल करने का ताकत है। भविष्य में वो लोग मुझे एज ऑफ नोइंग बोलेंगे। तो तुम्हें यहाँ बनाया गया था जैसे उन टीचर्स ने कहा था? एस यहाँ पर बनाया गया था इसी स्कूल में? एल्थिंग्स के खोज के तुरंत बाद जो लोग एल्थिंग्स के साथ जेनेटिक लेवल पर जुड़ सकते हैं वो लोग धीरे धीरे देखना शुरू हो गए। वो लोग बैलेट के इस्तेमाल करने के बिना ही एल्थिंग्स में रहस्यमय शक्तियों को इस्तेमाल कर सकते थे, अपने जैसे लोगों से उल्टा जिन्हें बैलेट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ता। मेजर शेयरमैन जैसा? आप तुमने सही कहा, वो एक जादूगर की तरह है। उन्होंने अपने डीएनए को दूसरों के साथ जोड़ने का सोचा और वो अब और भी ज्यादा जादूगर बना सकते हैं। पहले उन्होंने बच्चों को चुना, मेरे जैसा, क्योंकि अगर हम लापता भी हो गए तो कोई भी हमें याद नहीं करेगा। इस समय के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाकी सभी बच्चों का शरीर उस ट्रीटमेंट को झेल नहीं पाया, बस मैं ही बच गई। तो ये तरीका है सर्जरी करके एस को बनाने का? बड़े भाई अगला है सर्जरी करवाने के लिए। मेरा मतलब लीच से है। समझा। तो जब उसने भविष्य को बदलने का कहा तो उसका मतलब था सर्जरी को रोकना, या इसके अलावा और कुछ हो सकता है? मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो फिर उसने हमें यहाँ पर क्यों भेजा? आखिर वो हमसे करवाना क्या चाहती है? मुझे इस बारे में नहीं पता। भविष्य के नाना ने मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं दी। अगर मैं बहुत कुछ जानती हूँ तो मैं बहुत बार फ्यूचर बदल के खत्म कर चुकी होती। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि सर्जरी कामयाब हो जाता है ना? हाँ, उन्हें पता चला है कि जो लोग बड़े भाई और मेरे साथ डीएनए शेयर करते हैं वो ऑपरेशन के लिए सूट करते हैं और पूरे 7 एज बनेंगे। लिट और बाकी के लोग ऐसे आर्मी बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि किसी को नहीं मारेंगे। पहले सोचा था कि ये नामुमकिन है, लेकिन 7 एज के पावर के साथ शायद ये मुमकिन हो सकता है। मगर फ्यूचर में वो लोग एक निर्दयी हत्यारा बन जाएंगे। क्यों? वो लोग ऐसे आर्मी क्यों बना नहीं पाते जो लोग किसी को नहीं मारते? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर हम ऐसे आर्मी बनाने में सफल होते हैं जो कि किसी को नहीं मारता, तो क्या लिट हत्यारा बनने से बच सकता है? मुझे नहीं पता इसके बारे में। तुम्हें पता होना चाहिए। तुमने खुद हमें यहाँ पर बदलने के लिए कहा है। अगर हम बदल सके इसका मतलब ये होना चाहिए कि यही एक रास्ता है। ये मुमकिन है, लेकिन नाना ने खुद को नहीं बताया। भले ही मुझे भविष्य पता था, पर इसे बदलना पूरी तरीके से अलग बात होगा। ठीक है, काफी बात हो गया, अब चलो हम खेलते हैं। ये बोल के छोटी नाना घड़ी की तरफ देखती है। वो देखती है कि उन लोगों के पास 1 मिनट से भी कम समय बचा है। नाना बोलती कि जेल को अब इधर से चले जाना चाहिए, वरना उसके लिए खतरा बढ़ जाएगा। ये बोल के वो जेल को एक चिप देता है। जेल पूछता है कि वो क्या है। छोटी नाना बोलती है कि इसको फ्यूचर वाले नाना ने दिया है, उसे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, पर वो बोलती है कि शायद इसमें वही चीज है। इसको देख के ये लोग पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर वाले नाना ने उन लोगों को इधर क्यों भेजा। जिसके बाद छोटी नाना फिर से जेल को जाने के लिए बोलता है, पर वो दुखी हो जाता है क्योंकि वो जेल के साथ खेल नहीं पाया। तभी जेल छोटी नाना को बोलती है कि वो उसको भी साथ लेके जाएगा, पर नाना इस बात के लिए मना कर देती है। तभी छोटी नाना देखती कि उनके पास 10 सेकंड से भी कम समय बचा हुआ है। ये देख के वो जेल को बोलती है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, वरना वो लोग जेल को मार देंगे। अभी हम देखते कि समय पूरा हो जाता है। अब नाना दरवाजा खोल देती है और जेल को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसके कारण जेल अब बाहर जाने लगता है। जाते हुए जेल छोटी नाना को बोलती है, 300 साल के लिए रुक जाओ। अब मैं दोबारा 300 साल बाद तुमसे मिलूंगा, तब हम खेलेंगे और उतनी देर खेलेंगे जितनी देर तुम चाहोगी। और ये मेरा वादा है, मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूँ, ये भी मेरा विश्वास है। ये बोल के जेल वहाँ से चला जाता है और इस बात को सुन के छोटी नाना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जेल अब भागते हुए लिफ्ट की तरफ जाता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल पाए। तभी कोई जेल के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। हम देखते कि ये और कोई नहीं कैप्टन एलन है। वो जेल को बोलते कि वो इम्प्रेस हुआ जेल से, क्योंकि जेल यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पर किसी भी सोल्जर के आने का अनुमति नहीं है, ये रूल के खिलाफ है, इसलिए कैप्टन अब जेल को मार देगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यही था प्लंडर के एपिसोड 14 की पूरी कहानी। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर देना। तो फाइनली आज के इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। अरा अरा सायोनारा।